बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं बेटा? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 5 है और चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है। ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं कि जी हर चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो फिर एक पूरा जो बॉडी होता है तो उसमें वो कौन सा नुक्ता होता है जहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि उस बॉडी का पूरा वेट उसी नुक्ते पे ज़ाहिर होता है, अपेयर होता है। तो उस नुक्ते को फाइंड करना है और उससे पहले हमने उसको डिफ़ाइन करना है। देखें भाई, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का मुकम्मल वेट, होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर ज़ाहिर होता है टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी। अब इसका क्या मतलब बनता है तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाने लगा हूँ कि बॉडी से मुराद ये हमारा मीटर रॉड है या मीटर रूल है, जो भी आप इसको कह लें। तो अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी से मुराद ये है। अब देखें, मैं यूँ करता हूँ, इसको पता है, इसको अगर हम छोड़ें तो इसको मैं छोड़ दूँ तो इसको ज़मीन नीचे अट्रैक्ट करती है। ठीक है बेटा। तो अब ये सारा रॉड मुख्तलिफ जो इसके एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जो इसके हैं सॉलिड के, लकड़ी के, तो उससे ये बना हुआ है और इन तमाम को ज़मीन नीचे खींच रही है। अब हमने वो पॉइंट मालूम करना है कि जो इसका सेंटर है जहाँ से इसको ज़मीन अट्रैक्ट कर रही है। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इस साइड से इसको सपोर्ट दें। ये देखें, मैं इसको सपोर्ट दूँ तो ये मैं अगर हाथ छोड़ दूँ तो ये यूँ गिर जाएगा। देखें ना, ये यूँ गिर जाता है। अगर यहाँ से सपोर्ट दी जाए, यहाँ से सपोर्ट दी जाए तो यूँ गिर जाता है। इधर से इस तरफ ट्रैवल करें, इधर से भी इस तरफ ट्रैवल करें, तो यहाँ कहीं दरमियान में ऐसा पॉइंट होगा। और करें, ये देखो यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ सपोर्ट की, इस वक्त इस तरफ जा रहा है। अगर इधर करते हैं तो ये यूँ चला जाता है। तो ये दरमियान में कहीं ना कहीं बेटा ऐसा पॉइंट आएगा, ज़रूर आएगा। अभी आपके सामने है, मैं ये ढूंढ लेते हैं इसको। देखें जी, ये वो पॉइंट है तकरीबन बेटा जी, ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर ज़मीन इस पूरे रॉड को इस नुक्ते से वर्टिकली डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही थी। तो जिस फोर्स के साथ इस रॉड को ज़मीन नीचे अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैंने उतनी ही फोर्स इस उंगली की मदद से इसको ऊपर दे रखी है। तो बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो रॉड इज़ स्टेशनरी। ये इस वक्त जो हिल रहा है तो मेरे हिलने की वजह से ये हिल रहा है, वरना तो ये बिल्कुल सीधा ठहरा होता। तो बहरहाल आपको बात उम्मीद है समझ आ रही होगी। फिर देखें, अ पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, कि इस पूरे बॉडी का सारा वेट अपेयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पर महसूस होता है कि इस जगह से इस पॉइंट के ऊपर ज़मीन इसको अट्रैक्ट करके नीचे की तरफ खींचती है और हमने इसको सपोर्ट दिया हुआ है। तो यहाँ यही वो पॉइंट है जहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा है, अपेयर टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, देन दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये बात याद रखें कि आम तौर पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मैस, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, देयर इज़ अ सिंगल पॉइंट,
ये दोनों पॉइंट का नाम हमने डिफरेंट किया हुआ है। तो यही पॉइंट इस वक्त ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और यही पॉइंट इस रॉड का सेंटर ऑफ मास भी यही पॉइंट होगा, बस सिर्फ डेफिनेशन के अल्फाज में फ़र्क है। अब यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट के ऊपर यानी ये अगर ये पॉइंट इधर कर दें, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, इधर कर दें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। तो लेकिन यही चीज़ हमने जो कल पढ़ी थी सेंटर ऑफ मास के टॉपिक में, वो कुछ यूँ था कि जी अगर आप यहाँ पर इसको यूँ मुक्का मारें तो ये सीधा मूव करता है, अगर यहाँ मारेंगे तो ये रोटेट करता है और यहाँ मारेंगे तो भी रोटेट करता है। तो गौर करें इन पॉइंट्स के ऊपर रोटेट कर रहा था, इसके ऊपर रोटेट नहीं कर रहा था। तो जहाँ रोटेट नहीं करता और सिर्फ मूव करता है, यहाँ पर तो ये मूव भी करता है रोटेट भी करता है। तो हमने कल पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में क्योंकि जहाँ पर वो सिर्फ मूव करे रोटेट ना करे तो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अभी आपकी बुक में अलग अलग दिए हुए हैं और हर एक की डिफ़ाइन अलग अल्फाजों में है, तो फिर साफ ज़ाहिर है ये इसके लिए ये डिफ़ाइन है, उसके लिए वो डिफ़ाइन है। लेकिन आम तौर पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ये एक ही पॉइंट होता है, ठीक है। ये उस वक्त तक एक पॉइंट रहता है जब तक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे। और हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, इस वजह से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे आर सेम। और अगर हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड वेरिएबल हो, कहीं पर ज़्यादा हो कहीं पर कम हो, तो फिर सेंटर ऑफ मास और जगह होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जगह होगा। अब कई बच्चों को यहाँ पे वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होना वो समझ नहीं आ रहा होगा। तो बहरहाल आप अपने दिमाग को इस तरफ ना खपाएं। तो सिंपल बात आप ये याद रखें कि जी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द सेम पॉइंट, ये एक ही पॉइंट है। कब तक ये एक पॉइंट रहता है? जब तक कि ज़मीन की जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है, तो उस वक्त तक ये भी एक ही पॉइंट रहता है। तो बहरहाल ये मैंने इजाफी बात बतला दी है, आपने सिंपल ये काम करना है। उसके बाद जी एग्ज़ाम्पल वो पूछ रहा है हमसे, ये मेरे पास तो खैर मीटर रूल था, यहाँ मैंने एक और एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है बेटा, और वो एग्ज़ाम्पल बेटा ये है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्केयर। ये देख लें, ये स्केयर है, यूनिफॉर्म स्केयर के बिल्कुल हर तरफ बराबर बराबर हो। तो आ रेक्टेंगुलर शीट, ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये स्केयर शीट है। तो इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। अगर आप ये जो रेड कलर के डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड डायगोनल्स। ये जो रेड कलर की लाइनें नज़र आ रही हैं डॉटेड, दीज लाइंस आर द डायगोनल्स। तो डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्केयर एंड दिस पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो ये हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी पढ़ लिया और उसके बाद जो है हमने अपना उसकी एग्जाम्पल को भी देख लिया। तो भाई देखें बेटा, इस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो है हमारे जो बॉडीज़ की शेप होती हैं वो दो तरह से होती हैं। या तो बॉडीज़ की शेप सिमेट्रिकल होती हैं या बॉडी की शेप नॉन सिमेट्रिकल होती हैं। अब जो यानी सिमेट्रिकल शेप से मुराद रेगुलर शेप, कि जिसके अंदर कोई शेप जो हो वो रेगुलर शक्ल में हो, उसमें कोई तरतीब हो, तो वो रेगुलर शेप या सिमेट्रिकल शेप कहलाती है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, तो ये एक रेगुलर शेप है, ये भी रेगुलर शेप है। ये इस स्केल की जो शेप है ये भी रेगुलर शेप है, ठीक है। तो इस तरह और भी कई शेप्स हैं जो रेगुलर होती हैं,
और उनके नाम ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। और जो इर्रेगुलर शेप होती है वो मैं आपके सामने ये मैंने आपको ये कार्डबोर्ड दिखाया हुआ है। तो इसकी जो फिगर है, शेप है, वो रेगुलर नहीं है, कहीं पर कैसे, कहीं पर कैसे, कहीं पर कैसे। तो ये इर्रेगुलर शेप बॉडी है, ठीक है। ये इर्रेगुलर शेप बॉडी नॉन सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये नॉन सिमेट्रिकल है, वो सिमेट्रिकल है, वो सिमेट्रिकल है। फुटबॉल सिमेट्रिकल, अपना थाली होती है जो डिस्क, वो सिमेट्रिकल। जो मून होता है, चांद होता है या सूरज है, फुल मून, 14वीं का चांद, तो वो सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो बहरहाल सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल का फ़र्क आपको समझ आ गया। तो अब हम कुछ सिमेट्रिकल बॉडीज़ ले रहे हैं, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने फाइंड करना है। ये चीज़ MCQs के अंदर आ जाती है। तो वेयर इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। तो अगर हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। तो भाई देख लें, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब आपके सामने मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखें जी, ये अब साफ ज़ाहिर है फिगर वैसे रफ सी बनेगी। यूनिफॉर्म रॉड, जैसे ये रॉड वगैरह हमारे होते हैं, तो ये अब ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म रॉड। तो वेयर इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का कहाँ होगा, सॉलिड, ये बारी बारी देखते हैं। तो सेंटर ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो अ यूनिफॉर्म रॉड, ये वाला यूनिफॉर्म रॉड, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी of a uniform rod is at the middle point where it is balanced। तो इस रॉड का जो मिडिल पॉइंट यहाँ कहीं होगा, जैसा कि मैंने अभी इसको आपके सामने जो है मिडिल पॉइंट था, ये तो खैर मीटर रूल है, तो इसका मिडिल पॉइंट है, इसको अगर हम बैलेंस करें तो ये नहीं गिर रहा था। ऑन द सेम वे आप इसको भी अगर आप यहाँ पे सपोर्ट देंगे तो ये फिर अगर ना गिरे, बैलेंस हो जाए, तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड इज़ एट द मिडिल पॉइंट वेयर इट इज़ बैलेंस्ड। कि जिस जगह पर ये बैलेंस हो जाए तो वही जो मिडिल पॉइंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। ये पहला पार्ट है, उसका हल हो गया। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क क्या होगी बेटा, इस तरह से अगर हमारे पास कोई गोल डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, तो उसका क्या होगा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज़ इट्स सेंटर। तो इसका जो सेंटर होगा वही जो है वो CG होगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर है अ सॉलिड स्फेयर और हॉलो स्फेयर। स्फेयर जैसे फुटबॉल टाइप चीज़ होती है। अब फुटबॉल अंदर से खाली होती है तो ये हॉलो स्फेयर है, ठीक है। लेकिन ये जो सॉलिड स्फेयर है ये वो है जो स्कूलों में जब मुकाबले होते हैं खेलों के, तो उसमें गोला होता है लोहे का बना हुआ भारी सा, वो भी बिल्कुल गोल गोल शक्ल का होता है, वो सॉलिड होता है, अंदर से खोखला नहीं होता, वो अंदर से खाली नहीं होता। तो वो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है बेटा, सॉलिड स्फीयर है। बच्चे वो गोला फेंकते हैं 45 के एंगल पे तो वो दूर जाता है। बहरहाल तो सॉलिड स्फीयर यानी कोई जैसे हमारा सूरज है, बिल्कुल वो अंदर से तो खोखला नहीं है ना, तो वो सॉलिड स्फीयर की मिसाल है। तो जो फुटबॉल है वो हॉलो स्फीयर की मिसाल है। तो अब इनका सेंटर कहाँ होगा, तो साफ ज़ाहिर है वो भी यहाँ देख लेते हैं। सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, ये डॉटेड लाइन का मतलब ये वही है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ
a solid sphere or hollow sphere is the center of sphere। तो स्फेयर का जो सेंटर होगा तो वही सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग क्या होगा, वही वैसे लिखेंगे, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज़ द सेंटर ऑफ रिंग। तो ये रिंग का सेंटर, यहाँ पर ना नंबर 3 के बाद मैंने नंबर 5 कर दिया है, नंबर 4 को स्किप कर दिया है। ये नंबर 4 ये बाद में पढ़ेंगे। फिर 5 के बाद आ जाएं जी यूनिफॉर्म सॉलिड और हॉलो सिलेंडर। तो वहाँ पर ऊपर था सॉलिड स्फेयर, ये है सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। जैसे सुई गैस के जो बड़े बड़े पाइप होते हैं जिसमें गैस ट्रैवल करती है, तो वो साफ ज़ाहिर है वो खाली होते हैं, हॉलो सिलेंडर इस तरह की बात कर रहा है। और ये यूनिफॉर्म सिलेंडर होगा जो मतलब है कि अभी अंदर से खाली नहीं होगा। जैसे ये सॉलिड स्फीयर पूरा फुल भरा हुआ था, ये तो गोल शक्ल में होता है, ये सिलेंड्रिकल शक्ल में होगा। ये यूनिफॉर्म सॉलिड और हॉलो सिलेंडर, तो ये सिलेंडर का मतलब यानी गोल शक्ल में नहीं, सीधा सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ये होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस। तो इसके एक्सिस का मिडल पॉइंट जो है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। उसके बाद जी हमारे पास है अ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट। तो बेटा ये हमारे पास जो है ये मैंने एक ट्रायंगुलर शीट बनाई है, जानबूझकर मैंने इसकी तीनों साइडें डिफरेंट ली हुई हैं। ये साइड छोटी है, ये साइड थोड़ी बड़ी है, ये साइड सबसे बड़ी है। ये जानबूझकर मैंने यानी इस तरह की ट्रायंगल शीट ली है कि जिसमें तीनों साइडें इक्वल नहीं है। इसमें ये बात याद रखें तमाम बच्चे, हमने मीडियन को समझना है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर मीडियंस, तो ये मीडियन क्या चीज़ है। देखें भाई, ये जो है ना ये साइड जो है ए बी साइड, ये इसको मैथ की ज़बान में बोलते हैं साइड, और ये बी सी साइड है, ये ए सी साइड है। तो देयर आर 3 साइड्स। अच्छा, ये जो कोना है, जो नुक्ता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स। तो ये देयर आर 3 वर्टेक्स, और वर्टेक्स की जमा बन जाती है वर्टिसिस। तो एक लफ्ज़ है वर्टेक्स, और वर्टेक्स की जमा वर्टेक्स सिंगल को बोलते हैं, और इसकी जमा कर देंगे तो वर्टिसिस, वर्टिसिस। अच्छा, यहाँ पर देयर आर 3 वर्टेक्स, सिंगल की बात कर रहा हूँ। अब ये वर्टेक्स ए है, तो इस वर्टेक्स ए के बेटा जी सामने साइड बी सी है। तो आप यूँ करें कि इस बी सी का मिड पॉइंट लें, मिड पॉइंट, इस मिड फर्ज करें कि ये मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट का नाम रखें ए बी सी, इसका नाम रख दें डी, ए बी सी डी। अब दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, ये बी सी का मिड पॉइंट है। अब आप क्या करें कि इसको मिला दें, ठीक है। तो अब आप बेटा जी इसको जब मिला देंगे, इन दोनों को आप मिला देंगे, तो ये जो ए डी है ना, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। ये मीडियन है, सिंगल मीडियन। तो दैट इज़ द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। ये मीडियन कैसे निकाला कि हमने इस साइड का मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ जोड़ दिया, तो दैट लाइन ए डी इज़ कॉल्ड द मीडियन। ये 1 मीडियन है। इस तरह अगर हम इस ए सी का भी मिड पॉइंट निकालें, फ़र्ज़ कर लें अंदाजे से मैं मिड पॉइंट ये ले रहा हूँ, ये मिड पॉइंट है, तो ए बी सी डी और इसका नाम रख दें ई तरतीब के मुताबिक। अब आप क्या करें, फिर इसके अपोजिट वर्टेक्स को यहाँ जोड़ दें। तो जब आप इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये यहाँ आपने इसको जोड़ देना है बेटा। तो ये जो बी ई है ना, दैट इज सेकंड मीडियन। ए डी इज द फर्स्ट मीडियन, बी ई इज द सेकंड मीडियन। अब ये जहाँ पे क्रॉस करते हैं
तो दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर शीट। और उसके बाद तीसरा मीडियन भी हम ड्रा कर लें अगर, तो फिर जो है हम इसको फ़र्ज़ करें कि इनके दरमियान में ये पॉइंट बन रहा है, आई थिंक ये पॉइंट है, तो फिर आप इनको जोड़ मिला देंगे। अगर आप इनको ये गौर करें, इनको अगर आप आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास जो ए बी सी डी ई और ये एफ़, तो जो सी एफ़ होगा ये तीसरा मीडियन होगा। तो गौर करें, एक मीडियन ए डी, एक मीडियन बी ई, एक मीडियन सी एफ़, तीनों मीडियन एक ही नुक्ते के ऊपर आकर क्रॉस करते हैं, तो देन दिस पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर शीट। तो ये थोड़ा समझाने वाला था, मैथ की चीज़ थी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, और ये अक्सर व बेशतर आ भी जाता है। उसके बाद जी हमारे ये सारे जो हैं सिमेट्रिकल शेप वाले ऑब्जेक्ट्स बेटा हो गए पूरे। अब हम आ जाते हैं जो नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तरफ हम आ जाते हैं। नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, तो नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को का जो सीजी है उनको फाइंड करने से पहले एक डिफ़ाइन है जो कि हमारी बहुत ज़्यादा अहम है। व्हाट इज़ प्लम्ब लाइन, राइट इट्स यूज़, कि प्लम्ब लाइन से क्या मुराद है और इसका यूज़ बताना है। ये भी पेपरों के अंदर अक्सर औकात आ जाता है। व्हाट इज़ प्लम्ब लाइन, व्हाट इज़ इट्स यूज़। तो प्लम्ब लाइन क्या चीज़ है? आप लोगों ने देखा होगा ये जितने भी बिल्डर्स हैं, मिस्त्री होते हैं जो मकान बनाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाते हैं, पिलर तामीर करते हैं, दीवारें ऊंची ऊंची देते हैं, तो वो दीवार टेढ़ी ना हो जाए या वो पिलर टेढ़ा ना हो जाए, तो उसके लिए उनके पास एक डोरी होती है, रस्सी होती है, और उस रस्सी के साथ एक स्मॉल मेटल बॉब बांध देते हैं। ये इस तरह की एक रस्सी होती है और उसके साथ ये एक लट्टू बांधा जाता है। लट्टू ये मेटल का होता है आमतौर पर, या तो ये ब्रास का होता है या पीतल वगैरह का होता है। तो बहरहाल जी ये एक लट्टू होता है, भारी होता है मगर छोटा होता है, और इसके साथ ये स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है। इसको इंग्लिश में प्लम्ब लाइन बोलते हैं। ये रस्सी और ये लट्टू सारा, इसको प्लम्ब लाइन बोलते हैं। उर्दू में इसको जो है वो शाकोल बोलते हैं, शाकोल। अब मुझे ये फिर पता नहीं है कि शाकोल काफ नुक्तों वाला होगा या कौन सा होगा। अब उर्दू हमारी इतनी गई गुजरी हो गई है, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा। बहरहाल ये दूसरा जो होगा ना काफ, शायद ये सही हो, शाकोल। तो बहरहाल ये काफ का कोई कंफर्म नहीं है, तो मैं ये बात जो कर रहा हूँ, शाकोल इसे कहते हैं। उर्दू का लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है। तो प्लम्ब लाइन, शाकोल। तो व्हेन अ स्मॉल मेटल बॉब, कि जो स्मॉल मेटल बॉब है ये वाला, इज़ हंग बाई स्ट्रिंग, हमने इसको इस रस्सी के साथ लटका दिया है। इट्स वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो साफ ज़ाहिर है जब इसको लटकाएंगे तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ड्यू टू विच द स्ट्रिंग हैंग्स वर्टिकली। तो ये स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो दिस सिस्टम ऑफ वेट एंड स्ट्रिंग इज़ कॉल्ड प्लम्ब लाइन एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर के अंदर ये बात दिखाई गई है। तो ये प्लम्ब लाइन का डिफ़ाइन है। और उसके बाद ये डिफ़ाइन बुक के अंदर इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, वहाँ थोड़ी वर्डिंग मुश्किल है। मेरा मशवरा है कि यही याद कर लो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। यूज़ ऑफ प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन इज़ यूज्ड बाय द बिल्डर्स। द बिल्डर्स इसको यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग द अपराइटनेस ऑफ वॉल्स, पिलर्स, etc। कि जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं या पिलर्स हैं, वो कितने सीधे हैं, उनकी सीध चेक करने के लिए कि वो टेढ़े तो नहीं हो गए। तो उनकी सीध को चेक करने के मकसद के लिए बिल्डर्स इनको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो तामीर के दौरान ये वहाँ पर प्लम्ब लाइन जो है वो बेटा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब इस प्लम्ब लाइन को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है बेटा, हमने अब ये करना है कि जनाब
प्लम्ब लाइन को यूज़ करते हुए बेटा जी हमने सी जी मालूम करना है। तो ये अक्सर औकात इम्तिहान में आ जाता है, क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि फाइंड सी जी ऑफ irregular shaped thin lamina। ये अल्फाज जो हैं थिन लेमिना बाय यूजिंग प्लम्ब लाइन, कि प्लम्ब लाइन यूज़ करते हुए थिन लेमिना जो है, बारीक सा कोई यानी कार्डबोर्ड टाइप चीज़, उसका जो है वो इर्रेगुलर शेप हो तो उसका सीजी कैसे फाइंड करेंगे। तो ये मैंने बेटा आपके सामने अभी दिखाया था शुरू में कि ये हमारे पास जो है ये इर्रेगुलर शेप है, ठीक है, इर्रेगुलर शेप है। इसमें ना हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पर, 3 मुख्तलिफ़ जगहों पर हम इसको यहाँ पे सुराख कर लेते हैं। तो एक सुराख हमने यहाँ कर लिया, इसका नाम रख दिया ए। एक सुराख जो है वो हम फ़र्ज़ करें यहाँ कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं बी। और एक सुराख हम जो है वो यहाँ कर लेते हैं तीसरा और इसका नाम रख देते हैं सी। ये मैंने ये जो गोल गोल सर्कल लगाए हैं ये समझ लें यहाँ हमने सुराख कर दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, एक कील लगाएंगे यहाँ दीवार में। तो दीवार में कील गाड़ कर, वो कील थोड़ा दीवार के अंदर होगा थोड़ा बाहर भी होगा। तो अब हमने करना ये है कि भाई क्योंकि ये इर्रेगुलर शेप है तो अब वो जो कील यहाँ दीवार में लगा होगा तो इस कील के अंदर इस सुराख को, इस बॉडी को उसके अंदर लटका देंगे। तो जब ये यहाँ पर लटकेगा, देखें ना शुरू में तो ये इस तरीके से स्विंग करेगा, थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगा। तो जब ये यूँ रुक जाएगा, अब ये क्योंकि कार्डबोर्ड भी सही नहीं है हमारे पास, वो सही तरह से कार्डबोर्ड होना चाहिए। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, ये होगा प्लम्ब लाइन। तो प्लम्ब लाइन लेकर धागे को यहाँ से उस कील के ऊपर रखेंगे और ये जो स्ट्रिंग होगी नीचे आएगी और जो ये बॉब होगा, मेटल बॉब, वो जब नीचे इसको खींचेगा तो वो लाइन सीधी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी। तो जब ये सीधी हो जाएगी ना, तो जिस जगह पर ये लाइन मालूम होगी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, तो हम जो है यहाँ एक निशान धागे के नीचे लगा लेंगे, एक निशान यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। तो धागा जहाँ पर जब वो वर्टिकली रेस्ट कर जाएगा तो धागे के नीचे कच्ची पेंसिल से एक निशान यहाँ लगा लिया, एक निशान यहाँ लगा लिया। अब फिर जो प्लम्ब लाइन है उतार लेंगे, इसको भी यहाँ से निकाल लेंगे, टेबल पर रखेंगे, टेबल पर रख कर स्केल लेंगे। तो ये जो सुराख होगा और वो निशान कच्ची पेंसिल वाला और ये निशान, ये तीनों एक लाइन एक सीध में होंगे। तो वो जो है वो लाइन हम ड्रा कर देंगे और फिर उसके बाद यही प्रोसेस ये बी पॉइंट के साथ करेंगे। इसको यहाँ पर लटकाएंगे प्लम्ब लाइन के ज़रिए से, फिर उसको रेस्ट में जब वो आ जाएगा तो फिर कच्ची पेंसिल से एक निशान यहाँ पर, एक निशान यहाँ पर लगाएंगे, प्लम्ब लाइन उतार लेंगे, फिर इसको उतार लेंगे, टेबल पर रख कर फिर इन तीनों पॉइंट्स को, लाइन को जोड़ देंगे। तो वो जो लाइन होगी और जो ये लाइन होगी, तो जहाँ पर वो क्रॉस करेंगे, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी। और मज़ीद चेक करने के लिए कि भाई ये जो हमने काम किया है सही है या गलत है, फिर तीसरा जो हमारा होल होगा उसको भी यहाँ पर लटकाएंगे और उसको लटकाने के बाद फिर वही प्लम्ब लाइन रखेंगे और फिर वैसा काम करेंगे, 2 निशान लगाएंगे कच्ची पेंसिल से, फिर इनको जब मिलाएंगे तो इसकी जो तीसरी लाइन होगी
ये लाजमी तौर पर वहीं से गुजरेगी क्रॉस, जहाँ पर वो पहली दो क्रॉस कर रही हैं ना, तो ये तीसरी लाइन भी लाजमी तौर पर वहीं से क्रॉस करेगी। और अगर ये वहाँ क्रॉस नहीं करती तो इसका मतलब है हमने जो पहले वाली दो लाइनें लगाई हुई हैं फिर वहाँ पर हमसे कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है। लेकिन ऐसा आम तौर पर होता नहीं है। तो आम तौर पर वो यही है कि ये तीनों लाइनें एक ही नुक्ते के ऊपर क्रॉस करती हैं, तो वही जो नुक्ता होता है वो CG होता है ऑफ इर्रेगुलर शेप बॉडी। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा मर्तबा आया हुआ है। अब मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ बुक के अंदर से। तो आपने बेटा जी ये प्लम्ब लाइन का जो है वो तो आपने वही लिखना है जो मैंने लिखवा दिया है। तो ये एक्सपेरिमेंट 96 पेज पर मौजूद है, फिगर भी बनी हुई है इर्रेगुलर शेप बॉडी की। और टेक एन इर्रेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, कि उसका जैसे हमने अभी लिया था, तो मेक होल्स A, B एंड C एज शोन इन द फिगर। जैसे मैंने आपको 3 होल बनाकर दिखाए, तो अपना फिर क्या करना है, फिक्स अ नेल ऑन अ वॉल, एक नेल जो है, कील जो है वो दीवार में फिक्स कर दें। ये बात मैंने आपको बताई है। सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल, तो फिर कार्डबोर्ड को मैंने कहा था नेल के अंदर उसको सपोर्ट दें, लटका दें उसको। तो अपना थ्रो नेल थ्रो वन ऑफ इट्स होल लेट A, तो पहले A होल के साथ उसको सपोर्ट दें, मतलब उसको लटका दें। सो दैट द कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट A, तो वो पहले तो फ्रीली स्विंग हो और फिर वो रुक जाएगा। फिर द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल, तो जब वो रुक जाएगा स्विंग होने के बाद उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल नेल के नीचे कहीं पर होगा। तो ये बात कर रहा है। तो वर्टिकल लाइन फ्रॉम A, फिर हमने जो A से जो वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, और लाइन ड्रा करने का तरीका यहाँ तो उसने नहीं लिखा, मैंने बतला दिया है कि जी आप जो है धागे के नीचे कच्ची पेंसिल से 2 निशान लगाएंगे। ये वाली बात उसने यहाँ पर नहीं लिखी। बहरहाल वो कहता है कि वर्टिकल लाइन फ्रॉम A कैन बी लोकेटेड यूजिंग प्लम्ब लाइन हंग फ्रॉम द नेल, प्लम्ब लाइन को वहाँ पर लटका कर आप लाइन लगा दें। उसके बाद क्या कहता है, मार्क द लाइन ऑन द कार्डबोर्ड बिहाइंड द प्लम्ब लाइन, रिपीट इट बाई सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम द होल B, और यही काम रिपीट करें तो अब होल B के साथ। द लाइन फ्रॉम द B विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट G, तो जो आप दूसरी लाइन B से खींचेंगे वो पहले वाली लाइन को G पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। तो सिमिलरली ड्रॉ द एन अदर लाइन फ्रॉम द होल C, तो फिर आप तीसरी लाइन भी इस होल C से निकालेंगे। नोट दैट दिस लाइन आल्सो पास थ्रू द G, वो लाइन भी कहाँ से गुजरे बेटा, G से गुजरेगी। इट विल बी फाउंड दैट ऑल द वर्टिकल लाइन्स फ्रॉम होल्स A, B एंड C हैव अ कॉमन पॉइंट G, और उन तमाम लाइनों का कॉमन पॉइंट G होगा। तो दिस कॉमन पॉइंट G इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार्डबोर्ड। तो ये आपका पैराग्राफ है। इस पूरे पैराग्राफ को तैयार करना है, इसमें कोई चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। तो इसके साथ ही मेरा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है बेटा। तो अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। घर में मौजूद अम्मी अब्बू, दादा दादी या कोई और घर में बुज़ुर्ग हो तो उनका अदब करना है, एहतराम करना है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।